नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। रविवार को देश में 3 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के नतीजे आए और ये नतीजे मतलब संख्या की दृष्टि से देखें तो कोई बहुत बड़ा इनका महत्व नहीं दिखता है, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो राजनीति को एक नई दिशा देते हुए दिख रहे हैं, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और पंजाब में। त्रिपुरा की भी बात करेंगे। त्रिपुरा में भी जो नतीजे आए हैं वो एक खास दिशा की ओर इंगित कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए। दोनों लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। आजमगढ़ की सीट अखिलेश यादव खुद वहाँ से सांसद थे, विधानसभा का चुनाव लड़े, जीते, उसके बाद उन्होंने वो सीट खाली कर दी। दूसरी सीट रामपुर की, जहाँ से मोहम्मद आजम खां थे लोकसभा सदस्य, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया क्योंकि विधानसभा के सदस्य चुन लिए गए थे। इन दोनों के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई थी। अब ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की सबसे सुरक्षित सीटों में से मानी जाती हैं। क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है मुस्लिम यादव, आजमगढ़ में मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन जिताने के लिए समाजवादी पार्टी को काफ़ी है। इसी तरह से रामपुर में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 51 से 54% के बीच है, यानी 51 से 54% के बीच में। तो और किसी समुदाय की जो है समाजवादी पार्टी को ज़रूरत ही नहीं है, और वहाँ के सबसे कद्दावर नेता आज़म खां समाजवादी पार्टी के, याद रखिए ये दोनों सबसे बड़े नेता हैं। समाजवादी पार्टी में इनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। अखिलेश यादव अगर जाति के हिसाब से देखें तो यादवों के सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में, मोहम्मद आजम खां मुसलमानों के सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में। दोनों अपनी पार्टी के जो है बड़े नेता हैं। हालांकि आजम खान जो है सीनियर हैं, लेकिन चूंकि ये परिवार की पार्टी है इसलिए पद में अखिलेश यादव उनसे सीनियर है, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। ये केवल 2 बाई इलेक्शन नहीं थे। इस बाई इलेक्शन से कोई सरकार न बनने वाली थी न गिरने वाली थी, न जीतने वाले के लोकसभा टैली में कोई बहुत बड़ा अंतर आने वाला था, न हारने वाले की। इसके बावजूद प्रतिष्ठा इस बात की थी कि वो आजमगढ़ ज़िला, जहां अभी हुए विधानसभा चुनाव में, अभी जो मार्च में हुए हैं, फरवरी मार्च में, उसमें ज़िले की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीती। ऐसे में माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का जीतना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और ये दोनों सीटें लोकसभा की जो है आजमगढ़ और रामपुर, ये याद रखना चाहिए कि 2019 में समाजवादी पार्टी जीती थी बहुजन समाज पार्टी से अलायंस में। गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा हुआ था उसमें आजमगढ़ और रामपुर दोनों सपा के खाते में थी, तो उनकी जीत में बहुजन समाज पार्टी का भी योगदान था। इस बार बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही थी। रामपुर में उसने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, लेकिन आजमगढ़ में उम्मीदवार खड़ा किया, और उम्मीदवार खड़ा किया तो वो ऐसा लड़ा कि वो तीसरे नंबर पर भले रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव से ज़्यादा पीछे नहीं रहा। टिकट बंटवारे से ही जो है समस्या शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने किसी कार्यकर्ता पर भरोसा करने की बजाय अपने परिवार पर भरोसा किया। अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को वहाँ से उम्मीदवार बनाया, जो बदायूं से सांसद रह चुके हैं। पहले 2014 में थे, 2019 में वो हार गए, और उसके बाद उनको यहाँ भेजा गया ये मानकर कि मुस्लिम यादव जो है कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग है, और उसमें साथ है ओम प्रकाश राजभर का। तो जीत में कोई संदेह नहीं है, लेकिन कोई भी युद्ध तब तक खत्म नहीं होता, तब तक जीता नहीं जाता जब तक उसे आप जीत न ले। ये सीधी सी बात अखिलेश यादव की समझ में नहीं आई। वो इन दोनों चुनाव क्षेत्रों में प्रचार के लिए नहीं गए। किस लिए नहीं गए? वो रामपुर में उनको जाने की इजाज़त नहीं थी। रामपुर में मोहम्मद आजम खां उनको बुलाने को तैयार नहीं थे। रामपुर में मोहम्मद आजम खान ने उम्मीदवार की घोषणा रामपुर में अपने पार्टी दफ्तर में की। लखनऊ से उसकी घोषणा नहीं हुई। अखिलेश यादव ने घोषणा नहीं की, तो अखिलेश यादव का न उम्मीदवार के चयन में कोई रोल था रामपुर के, और न चुनाव प्रचार में। तो उनको मालूम था कि रामपुर नहीं जाएंगे और आजमगढ़ जाएंगे तो तमाम तरह के सवाल उठेंगे।
लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि आजमगढ़ हार जाएंगे तो उससे ज़्यादा सवाल उठेंगे। तो इसी को कहते हैं कि अगर पॉलिटिकल इमेच्योरिटी हो तो आपको विरासत में चाहे जितनी बड़ी रियासत मिली हो वो हाथ से निकल जाती है। वो हाथ से निकलती हुई अखिलेश यादव के दिखाई दे रही है। आजमगढ़ जो परिवार की सीट मानी जाती थी और रामपुर जो मोहम्मद आजम खां का किला माना जाता था, अभेद्य किला, वो उन दोनों में सेंध लग चुकी है और सेंध लगाई है बीजेपी ने, जिसको मुस्लिम और यादव दोनों वोट नहीं मिलते हैं। वहाँ 51 से 53-54% जो है मुसलमान थे, उनके खिलाफ बीजेपी को लड़ना था और यहाँ मुस्लिम यादव का समीकरण था। तो ऐसे में बीजेपी की जीत की उम्मीद बहुत ही कम थी, लेकिन दोनों सीटें बीजेपी जीती। आजमगढ़ की सीट कम मार्जिन से और रामपुर की सीट ज़्यादा मार्जिन से। अब सवाल ये है कि जो नतीजा आया है उसके मायने, राजनीतिक मायने क्या है। जो नतीजा आया है वो ये कह रहा है कि आजमगढ़ में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया, समाजवादी पार्टी को एक तरह से हराने का काम किया, अपनी नाराज़गी का इजहार किया। रामपुर में वो मोहम्मद आजम खां के उम्मीदवार को जिताने के लिए नहीं निकले। ये जो आजम खां रिज़ल्ट आने के बाद शिकायत कर रहे थे कि फलां बूथ पर इतने वोट हैं और इतने ही पड़े, तो सवाल ये है कि भाई जब आपके वोटर निकलेंगे नहीं तो क्या ये इलेक्शन कमीशन जाके वोट डलवाएगा? मतलब साफ है कि लोगों ने 2019 में आपको वोट दिया था क्योंकि गठबंधन था बसपा और सपा का। उसमें एक तरह से वो ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसमें रामपुर की सीट सपा के हारने का कोई दूर दूर तक सवाल नहीं था, इसलिए आप जीत गए थे। विधानसभा में लोगों ने आपको सिंपैथी में जिता दिया, तो आपको गलतफहमी हो गई कि आप रामपुर और आसपास के ज़िलों के शहंशाह हैं। आप जहां कहेंगे मुसलमान चुपचाप आंख बंद करके जाएगा और वोट दे जाएगा। ये बात अब अखिलेश यादव और मोहम्मद आजम खां को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। बजाय रोने के कि प्रशासन का इस्तेमाल हुआ, चुनाव आयोग ने निष्पक्षता नहीं बरती और हमारे वोटर नहीं निकले, पोलिंग परसेंटेज कम था इसलिए हार गए, ये बहाने बनाना छोड़ दीजिए। जो सच्चाई है ज़मीनी दिखाई दे रही है उसको पहचानिए। पिछले 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सांसद यादव बनाए हैं यादव समाज से। अखिलेश यादव ने एक भी नहीं। राज्यसभा में भेजना था तो नहीं भेजा, बीजेपी ने संगीता यादव को राज्यसभा भेजा। और अब दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है वो लोकसभा पहुंच गए। ये बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक नहीं है। बीजेपी इसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। उसको पता है कि देर सवेर अखिलेश यादव से यादवों का मोह भंग होना तय है। मुसलमानों का हो गया, ये इसी बाई इलेक्शन में दिख गया। और अब जो है यादवों के मोह भंग की बारी है। वो कितना समय लगेगा पता नहीं, लेकिन आप मान कर चलिए कि लोकसभा चुनाव में 2024 के यादवों का एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। तो 2014, 2017, 2019, 2022 और अब ये बाई इलेक्शन 2022 का लगातार 5वां चुनाव अखिलेश यादव हार रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वो आजमगढ़ चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए, लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह दिल्ली पहुंच गए यशवंत सिन्हा के नॉमिनेशन में, जहां उनकी कोई पूछ नहीं। यशवंत सिन्हा से उनका कोई लेना देना नहीं। यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के रिजेक्टेड नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कूड़ा है उसका समर्थन करने के लिए दिल्ली आप आ सकते हैं, लेकिन लखनऊ से आजमगढ़ अपनी सीट, अपने घर की सीट बचाने के लिए नहीं जा सकते आप, या आपने जाना उचित नहीं समझा। राजनीति ऐसे नहीं होती। चुनाव नतीजे, विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से अगर आप देखिए अखिलेश यादव को, तो वो ट्विटर के जरिए रोज़ बताते हैं, जैसे क्राइम रिपोर्टर जो जूनियर होता है थाने से जाकर लेकर आता है कि आज इतने मरे, इतने घायल, यहाँ दुर्घटना हुई, यहाँ ऐसा हो गया, उसी तरह का बुलेटिन जारी करते रहते हैं। और उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा विरोध कर रहे हैं सरकार का, बस इसी से सरकार हिल जाएगी। तो 4 चुनाव और 2 उपचुनाव हो गए, सरकार तो हिली नहीं, आगे भी हिलेगी इसकी कोई संभावना, आशंका दूर दूर तक नहीं है। तो
तो अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का राजनीतिक बदलाव हो रहा है। और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी अगर बहुजन समाज पार्टी से आगे चली गई, नंबर 2 पर आई, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है ओम प्रकाश राजभर का, जिन्होंने पूरी ताकत लगाई। जिसकी प्रतिष्ठा दांव पर थी अखिलेश यादव, वो घर में बैठे रहे। ओम प्रकाश राजभर, जिनका आजमगढ़ की लोकसभा सीट से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने दिन रात मेहनत की, वरना समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव तीसरे नंबर पर होते और गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी के दूसरे नंबर पर होते। लेकिन अखिलेश यादव को ये बात समझाए कौन? वो समझने को तो तैयार ही नहीं है। उनके पांव के नीचे से ज़मीन लगातार तेज़ी से खिसकती जा रही है। उनकी पूरी राजनीति जो है वो मुस्लिम यादव से बाहर निकल ही नहीं पाई। चुनाव से 3 महीने 4 महीने पहले फलां जो है जाति का सम्मेलन, फलां समाज का सम्मेलन, वो नाटक शुरू करते हैं जिसका कोई असर नहीं होता है। तो उन्होंने अपने वोट बेस को बढ़ाने की कोई कोशिश ही गंभीर की नहीं। जो वोट बेस है उसको बरकरार रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा, और ज़्यादा समय नहीं है, 2 साल से कम का समय है लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा कि उनका ये वोट बैंक भी खिसक रहा है। दूसरी बात, आजमगढ़ का संदेश ये है कि मुसलमानों ने तय कर लिया है कि समाजवादी पार्टी के बंधुआ नहीं हैं। वो विकल्प तलाश सकते हैं, तलाशेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन उनके सामने एक विकल्प मौजूद है जिसका उन्होंने आजमगढ़ और रामपुर दोनों में इस्तेमाल किया, वोट देने के लिए नहीं निकलना। ये विकल्प भी समाजवादी पार्टी के लिए जो है वो एक तरह से खतरे की घंटी है। तो आजम और आजमगढ़ दोनों चला गया समाजवादी पार्टी का, लेकिन अखिलेश यादव पर कोई असर नहीं है। तो जिन लोगों को समाजवादी पार्टी में अपना भविष्य दिखता है, जो भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं, उनको चेत जाना चाहिए। महाराष्ट्र में यही हालत उद्धव ठाकरे की थी, एकनाथ शिंदे और उनके साथी चेत गए। उत्तर प्रदेश में ये कभी होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो समय बहुत दिन तक टाला नहीं जा सकता है अगर अखिलेश यादव का यही रवैया रहा तो। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में सिमरनजीत सिंह मान फिर से लोकसभा पहुंच गए। सिमरनजीत सिंह मान IPS अधिकारी थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में उन्होंने 1984 में IPS से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 1989 में वो चुनाव लड़े लोकसभा का, तरन तारण से लड़े थे और जीत गए। उसके बाद 1999 में वो फिर इसी संगरूर सीट से जीते थे। इस बार विधानसभा चुनाव वो लड़े और दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन लोकसभा का उपचुनाव वो जीत गए। सबको पता है कि सिमरनजीत सिंह मान खालिस्तान के समर्थक हैं, भिंडरावाले के समर्थक हैं। उन्होंने जब 1989 में चुनाव जीते थे, लोकसभा में पहुंचे थे, तो उन्होंने जिद की थी कि वो कृपाण लेकर जो है वो संसद में जाएंगे, क्योंकि ये सिखों का प्रतीक चिन्ह है, धार्मिक मान्यता है उनकी। और एक किस्सा है, शायद मुझे याद नहीं है कि आपको कभी सुनाया था कि नहीं। जब 1990 में VP सिंह की सरकार गिर गई और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, तो चंद्रशेखर से मिलने का समय मांगा सिमरनजीत सिंह मान ने। समय मिल गया, गए तो उन्होंने कहा कि वहाँ SPG वालों से कि वो अपनी तलवार लेकर अंदर जाएंगे। SPG वालों ने मना कर दिया, तो उन्होंने कहा फिर मैं मिलने नहीं जाऊंगा। ये बात चंद्रशेखर जी तक पहुंची, तो उन्होंने कहा ठीक है आने दो। SPG वालों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये हमारी जो ब्लू बुक है सिक्योरिटी की उसके खिलाफ है। उनका कोई चिंता की बात नहीं, आने दो। लेकिन इत्मीनान नहीं हुआ SPG वालों को। आमतौर पर होता है कि प्रधानमंत्री से मिलने कोई उस कमरे में जाता है तो फिर कमरा बंद कर दिया जाता है। SPG वालों ने हल्का सा कमरा खुला रखा और दरवाजे पर पूरी टीम खड़ी रही कि कुछ भी होगा तुरंत अंदर घुस जाएंगे। अंदर आए सिमरनजीत सिंह मान और बैठे, बातचीत शुरू हुई और वो बार बार अपना हाथ तलवार पर ले जाते थे। चंद्रशेखर जी देख रहे थे। उन्होंने कहा ऐसा है मान साहब, उस तलवार को वहीं रहने दीजिए। ये जो आप लेकर आए हैं, इससे बड़ी और भारी तलवार हमारे बलिया के गांव में है, तो हमको इससे डराने की कोशिश मत कीजिएगा। उसके बाद जितनी देर रहे मान, उन्होंने तलवार पर हाथ नहीं रखा। तो अब वो सिमरनजीत सिंह मान फिर से लोकसभा में पहुंच गए। ये आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, पंजाब के लिए भी चिंता की बात है। आम आदमी पार्टी जो अभी
100 दिन पहले इतने भारी बहुमत से जीत कर आई है। वो संगरूर की सीट जो मुख्यमंत्री की सीट है, भगवंत सिंह मान की सीट है, पूरे भारत देश में एकमात्र सीट है जिसको आम आदमी पार्टी 2 बार जीती। आम आदमी पार्टी जो पिछले 10 साल में सिर्फ 4 लोकसभा सीटें जीती है, उनमें से एक संगरूर थी जो 2014 में जीती थी, 2019 में सिर्फ अकेले ये संगरूर जीती है। तो अब लोकसभा में आम आदमी पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं रह गया। वो पार्टी, उस पार्टी का नेता अरविंद केजरीवाल देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। 2 साल बाद जो चुनाव होने वाला है उसमें उनकी तमन्ना ही नहीं, उनके साथियों को यकीन है कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो बात केवल अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री बनने या न बनने की नहीं है। पंजाब में जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद, जिस तरह से मूसेवाला की हत्या हुई है, उसके बाद जो माहौल बना है, जिस तरह से खालिस्तानी तत्वों का दखल बढ़ता जा रहा है, वो पंजाब के लिए और पूरे देश के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। आने वाले दिन बड़े संकट के होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी को चुनने की कीमत न केवल पंजाब चुकाएगा बल्कि पूरा देश चुकाएगा। ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं अभी से। न तो इसकी समझ भगवंत सिंह मान को है, न इसका एहसास अरविंद केजरीवाल को है। अब थोड़ी बात दिल्ली और त्रिपुरा की भी कर लें। दिल्ली में बीजेपी की हालत में सुधार के कोई दूर दूर तक जो है वो संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीजेपी राजेंद्र नगर का उपचुनाव फिर से हार गई, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी कीमत चुका रही है कांग्रेस मुक्त दिल्ली की। अगर कांग्रेस लड़ी होती, 12, 14, 15% वोट ले गई होती तो बीजेपी जीत सकती थी। और बीजेपी तब तक नहीं जीतेगी, जो अभी हालात हैं उसके बारे में कह रहा हूँ, बदल जाए तो अलग बात है। उसमें कांग्रेस जब तक 15-16% वोट नहीं लाती तब तक बीजेपी के जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। अब त्रिपुरा की आखिर में बात कर लें। त्रिपुरा में 4 सीटों के लिए, विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुआ, जिसमें से एक सीट बारदोवाली की थी, जिसे मुख्यमंत्री मानिक साहा जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। ये सीट पिछले 2018 के चुनाव में बीजेपी जीती थी। इस पर जीते थे आशीष साहा, जो कांग्रेस से भाजपा में आए थे चुनाव से पहले, और इस सीट पर वो विजयी हुए थे। बाद में अभी कुछ दिन पहले वो भाजपा छोड़कर चले गए फिर से कांग्रेस में, और वही लड़ रहे थे इस सीट पर इस बार भी, लेकिन उनकी बुरी तरह हार हुई। मानिक साहा जीत गए। एक सीट बीजेपी ने सीपीएम से छीन ली और एक सीट कांग्रेस को मिली, जो वो सीट थी जिस पर कांग्रेस से आए हुए नेता बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, जीते थे। इस बार भी जीते, लेकिन मार्जिन उनकी कम हो गई। तो अगले साल 2023 में त्रिपुरा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले ये उपचुनाव में जीत भारतीय जनता पार्टी की ये संकेत दे रही है कि 2023 ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इन उपचुनाव में वोट परसेंटेज को अगर देखें तो बीजेपी नंबर 1, सीपीएम नंबर 2। नंबर 2 की पार्टी और नंबर 1 की पार्टी में दुगने का अंतर है। 22% करीब वोट हैं सीपीएम के और 44% के आसपास हैं बीजेपी के। तो गैप इतना बड़ा है कि वो अगले कुछ महीनों में भर जाएगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। और त्रिपुरा की बात करें तो टीएमसी की भी बात कर लेना चाहिए। टीएमसी ने बड़ा जोर लगाया। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, देश में अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती हैं। अभी हाल में गोवा का चुनाव लड़ी थी, सारे उम्मीदवारों की ज़मानत जब्त हो गई। यहाँ भी वही हुआ। 2.8% वोट मिला है त्रिपुरा में, जो बंगाल के बगल का स्टेट है। ये है ममता बनर्जी की बंगाल से बाहर हैसियत। तो इन कुल उपचुनावों का एक संदेश ये भी है कि बीजेपी ने एक परिपाटी जो थी, एक परंपरा, वो भी बदल दी कि बीजेपी अक्सर जो है उपचुनाव हारती रही है। उपचुनाव में उसका रिकॉर्ड बड़ा ख़राब रहा है, वो ट्रेंड बदल गया। बीजेपी उपचुनाव जीतने लगी और उत्तर प्रदेश की और त्रिपुरा की जीत इन दोनों राज्यों में बड़े राजनीतिक मायने हैं। आने वाले समय में इसका और ज़्यादा असर दिखाई देगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।